दिल्ली ट्रैफिक फ्री कब होगी, ये हर दिल्ली वासी के जहन में सवाल रहता है। कई बार आप ऑन द स्पॉट जाके छापे मारते हुए भी नजर आते हैं, एकदम नायक फिल्म के हीरो की तरह आप नजर आते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो आपकी तरफ से भी कहा जाता है, सरकार की तरफ से लगातार जब केंद्र सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके। जो बाइक टैक्सीज थी उन पर नकेल कसी गई थी दिल्ली में, ऐसा क्यों? अब हम आते हैं उस स्कीम पर जो शायद इंडिया में पहली बार दिल्ली में स्टार्ट होगी, जब लग्जरी बसेस दिल्ली में चलेंगी। आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये आइडिया कि लोग अपने निजी वाहन को त्याग कर बसेस में ट्रैवल करने के लिए राजी हो जाएं? दिल्ली एक ऐसा भागता दौड़ता शहर है जहां पर ना नौकरियों की कमी है, ना ही लोगों की कमी है, ना यहाँ पर प्रदूषण की कमी है और ना ही यहाँ पर ट्रैफिक की भी कमी है। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। जब आप घर से दफ्तर आते हैं, ट्रैफिक मिलता है आपको? आपने तो कहा कि दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी नहीं है, और ट्रैफिक बिल्कुल दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक लगातार जिस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अरविंद केजरीवाल की सरकार बढ़ावा दे रही है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ट्रैफिक में भी सुधार होगा, उसमें कमी भी होगी। और जिस प्रकार से रोड का जो नेटवर्क है, फ्लाईओवर्स का जो नेटवर्क है, वो भी लगातार इतने सालों से, पिछले 8-9 सालों से बढ़ा है। लेकिन दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। यहाँ पर दिल्ली वासियों के वाहनों के अलावा, उनका ट्रैफिक के अलावा लाखों व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस भी करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि दिल्ली में आप जब निकलते हैं तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, ये दिल्ली ट्रैफिक फ्री कब होगी, ये हर दिल्ली वासी के जहन में सवाल रहता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन पहले शुरू से शुरू करते हैं। आप मुझे हाइलाइट्स में बताइएगा कि जब आपको दिल्ली के परिवहन विभाग मिला था, उस समय कैसी स्थिति में मिला था, आपने इस दौरान क्या क्या काम किए हैं, और जो आपने विजन रखा है दिल्ली के लिए, वो अभी और कितनी दूर नज़र आता है? देखिए, जब परिवहन विभाग मिला मुझे लगभग ऑलमोस्ट 7 इयर्स बैक, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो उस टाइम थी दिल्ली की जो बस फ्लीट है उसको स्ट्रेंथन करने की। क्योंकि लगातार हमारे 3-4 बस के टेंडर्स फेल हुए थे। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2010, मतलब जब कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट टिल 2017-18 बसेस की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि बस की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में वो लिमिटेड हैं। 2 थे, अब 3 हैं। तो और उसके बाद ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि जब भी हम बस का टेंडर करते हैं तो जो विपक्ष है वो बिल्कुल तैयार रहता है एसीबी को लेके आने के लिए, सीबीआई को लेके आने के लिए। आज तक हमारा ऐसा कोई बस का टेंडर नहीं हुआ जिसमें कंप्लेंट्स नहीं हुई, और हमारे काफ़ी सारे टेंडर्स जो हैं उसकी वजह से भी हमारे रद्द हुए। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन आई थिंक वी विद शेयर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू सर्व दिल्लीइट्स, और जो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और काम करने की अगर आपको लगन है तो फिर रास्ता कहीं ना कहीं से निकलता है और ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल, कई बार आप ऑन द स्पॉट जाके छापे मारते हुए भी नजर आते हैं, एकदम नायक फिल्म के हीरो की तरह आप नजर आते हैं। नहीं, आई थिंक दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। और सीएम साहब का भी ये लगातार रहा है कि अगर आपको पब्लिक की पल्स फील करनी है और एक्चुअली में अगर आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो जब तक आप खुद फील्ड में नहीं निकलते हैं तो आपको सही जो पिक्चर है वो कभी पता नहीं चलती है। कैब एग्रीगेटर पॉलिसी पर आते हैं। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन जब एक आम इंसान इसको समझना चाहे तो वो इस पॉलिसी से क्या समझेगा कि उसके लिए इसमें क्या फ़ायदा है, उसके लिए क्या है इस पॉलिसी में? देखिए, सबसे
आज आपने जब स्टार्टिंग किया आपने खुद कहा कि यहाँ प्रदूषण की भी कमी नहीं है, ट्रैफिक की भी कमी नहीं है और प्रदूषण की भी कमी नहीं है। सो अगर हम काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं और ये मेरे से पूछा भी जाता है बार बार, लॉट ऑफ मीडिया पीपल आस्क मी कि जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है पोल्यूशन में। सो अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 18 to 20% जो कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट, जितना भी सड़कों पे जो भी वाहन चल रहा है उसका लगभग अगर 20% हम माने तो आप सोचिए अगर दिल्ली की सड़कों पे जितने भी वाहन हैं, इफ़ दे रनिंग ऑन एब्सोल्युटली क्लीन फ्यूल, अगर सारे इलेक्ट्रिक हो जाए तो इमिडिएटली 20% रिडक्शन पोल्यूशन में और आ जाएगा। लगातार इतने सालों की मेहनत और जो स्टेप्स लिए अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में लगभग 25% पोल्यूशन हमने दिल्ली में कम किया है। अगर 20% और कम हो जाता है, अगर सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, सारे पब्लिक व्हीकल्स, सारे प्राइवेट व्हीकल्स अगर ये इलेक्ट्रिक हो जाते हैं तो 20% और, मतलब कि 25 + 20, मतलब कि देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ 45% इन द ओवरऑल पोल्यूशन। तो यही सोच जो है कि और हम कैसे पोल्यूशन को कम करें, तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम, एक बहुत डायनेमिक स्टेप जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ टेकन कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले पैसेंजर वाले कैटेगरी में हैं, चाहे डिलीवरी वाली कैटेगरी में हैं, चाहे ई कॉमर्स वाली कैटेगरी में हैं, वो सारे व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने चाहिए बाय 2030। तो लाखों व्हीकल्स जो हैं वो दे विल गो इलेक्ट्रिक। तो सबसे जो आपने पूछा कि एक आम आदमी को सबसे सरलता से अगर उसको समझने की ज़रूरत है तो वो ये है कि जब लाखों व्हीकल्स इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा तो वो करने ही पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पोल्यूशन में भारी कमी जो आएगी और हवा जो है वो और साफ़ होगी। ये पॉलिसी जो है वो किस किस पे एप्लीकेबल होगी ये भी ज़रा बताइए, और जो एग्रीगेटर्स होंगे उनके लिए क्या ये ज़रूरी होगा कि उनको दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के रीजन में अपने ऑफिसेस को सेटअप करना होगा, और जो परिवहन विभाग है वो उसको किस तरह से मॉनिटर करेगा? सबसे पहले जो ये स्कीम है ये एज द नेम सजेस्ट ये एग्रीगेटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब एग्रीगेटर मतलब क्या हुआ? एग्रीगेटर मतलब कोई भी एंटिटी अगर कोई बिजनेस कर रहा है जो अपने कंज्यूमर या कस्टमर से जुड़ा है दो माध्यम से, या तो ऐप के माध्यम से या उसका वेब पोर्टल है। मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर कोई भी अपने कंज्यूमर से जुड़ा है तो उसको हम एग्रीगेटर वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं। एग्रीगेटर प्राइमरीली अगर आप देखें तो 3 तरह के हम देखते हैं। एक जो पैसेंजर वाली कैटेगरी में है, जैसे ओला है, ऊबर है। सेकंड डिलीवरी सर्विस वाली जो कैटेगरी है, स्विगी, जोमेटो, ये सब है। और तीसरा है जो ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, इसी तरह के जितने भी और हैं। ये 3 मेन कैटेगरीज हैं जिस पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। और इनके लिए, इन सभी के लिए एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें उनका ऑफिस होना, एक कमांड पूरा सेंटर उनको इस्टेब्लिश करना होगा जिस पे उनके सारे व्हीकल्स दिखेंगे। यू कैन ट्रैक दी व्हीकल्स। अगर उसका, उस एंटिटी का, उस कंपनी का अगर एनसीआर में वो सेटअप नहीं है तो फिर जहाँ भी उसका कमांड सेंटर है और जहाँ भी उसका, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसका एक्सेस जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब भी चाहेगा वो उनके सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं और हम जो भी रिपोर्ट जनरेट करना चाहें, कितने व्हीकल्स हैं, कितने व्हीकल्स दिल्ली के हैं, कितने बाहर के हैं, किस कैटेगरी के हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। एक सवाल मेरा और है, जो बाइक टैक्सीज थी उन पर नकेल कसी गई थी दिल्ली में, ऐसा क्यों? पहला ये सवाल। दूसरा कि अब अलाउ किया जा रहा है किन नियमों के तहत? देखिए, टैक्सी पे सरकार अपना कुछ कंट्रोल रखती है, उसका कारण है क्योंकि दे आर डीलिंग विद पैसेंजर्स। जब भी पैसेंजर की बात आती है तो देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। बाकी तो हमारी बसें हैं वो सारी दिल्ली सरकार की बसें हैं, कोई प्राइवेट बसें उस प्रकार से तो है नहीं। देखिए अगर हम जब अपनी आज जब हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सो आई एम श्योर आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमारी हर एक बस में आज के दिन मिनिमम 3 CCTV कैमराज हैं जो कि हमारे कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं। हर एक बस में पैनिक बटन है, आई थिंक एवरी 2 सीट छोड़ के एक पैनिक बटन है, जिसका अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका फीड जो है हमारे कमांड सेंटर में जाता है और 2-वे कम्युनिकेशन है विद द पीपल हु आर सिटिंग इन कमांड सेंटर एंड जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है। GPS हर एक बस में है, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमारी बस जो है वो किस समय पे कहाँ पर है। बाइक टैक्सीज सिर्फ सेफ्टी की वजह से उसमें नकेल कैसे गई थी? मैं आ रहा हूँ उसी पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ टैक्सी, तो उस पर हमारा पूरा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके हमारा उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हम ज़रूर रखते हैं, बिकॉज वो पैसेंजर की बात आ जाती है। ये जो बाइक टैक्सीज हमने जब देखा कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिट के चल रहे हैं, तो इसलिए वो एक्शन लिया गया कि भाई विदाउट लीगल फ्रेमवर्क आप इस प्रकार से पैसेंजर को लेके नहीं चल सकते। आप खुद बाइक चला रहे हैं, लाखों 2 व्हीलर्स चल रहे हैं दिल्ली में, तो हमारा तो उस पर कोई अब कंट्रोल अलाउ किया गया है तो अब क्या नहीं? बिल्कुल अलाउ किया गया है। वो इट अगेन पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बाइक टैक्सी जो है वो केवल इलेक्ट्रिक होगी। सेकंड, उनको जो भी एग्रीगेटर होंगे, सो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी के पास 25 व्हीकल्स से नीचे हैं तो वो इस स्कीम में ये स्कीम उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर सपोज़ कोई इंडिविजुअल अगर कोई बाइक टैक्सी चला रहा है तो फिर उसको लाइसेंस लेके वो अपना चला सकता है। लेकिन अगर 25 से ऊपर उसके व्हीकल्स हैं, जो भी एग्रीगेटर है, तो उसको प्रॉपर फिर हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, और वो व्हीकल जो है उसके प्लेटफॉर्म पे वो रजिस्टर होगा। ये मार्जिन 25 ही क्यों रखा गया है? सो 25 व्हेन वी हैड लॉट ऑफ कंसल्टेशन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो वहाँ से ही फिर नंबर निकल के आया कि 25 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास 2 व्हीकल हैं या 3 व्हीकल हैं वो एक रीज़नेबल फिगर लेके हम चले। लेकिन अगर हमें लगेगा कि ये कम है या ज़्यादा है तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। जी, अब हम आते हैं उस स्कीम पर जो शायद इंडिया में पहली बार दिल्ली में स्टार्ट होगी, जब लग्जरी बसेस दिल्ली में चलेंगी। ऐप बेस्ड ये बसेस होंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये आइडिया कि लोग अपने निजी वाहन को त्याग कर बसेस में ट्रैवल करने के लिए राज़ी हो जाएं? क्या ऐसी खास बातें होंगी उस बसेस में कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो? सो अगेन इसको बिल्कुल सिंपल वे अगर समझाऊं मैं, तो आपने खुद कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक है, और आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति अपना निजी वाहन लेके अगर वो दिल्ली की सड़कों पे 50 किलोमीटर वन वे चल रहा है, जिसको हम दिन में वो लगभग 100 किलोमीटर चल रहा है, और दिल्ली की सड़कों पे अगर खुद वो ड्राइव कर रहे हैं तो वन, इट इज़ एग्जॉस्टिंग, स्ट्रेस भी है क्योंकि सब कुछ देख के चलना है, टायरिंग भी है। सो अगर उसको अपार्ट फ्रॉम जो हमारी दिल्ली सरकार की बसें हैं, उसके अलावा सपोज उसको और ज़्यादा कंफर्टेबल, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर उसको प्रीमियम कैटेगरी की, मतलब फुल एयर कंडीशनड सीट्स, बढ़िया कंफर्टेबल, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, आपको टिकट पहले से बुक करना है, और रूट भी उसके हिसाब से बनेगा क्योंकि हमने कंप्लीट फ्रीडम दिया है जो ऑपरेटर होगा। डीटीसी की जो बसें हैं उसका रूट सरकार बनाती है, डिपेंडिंग कि कितनी डिमांड है और पैसेंजर्स किस रूट पे ज़्यादा हैं, और वो जो डीटीसी की बस है उसी रूट पे चल सकती है। ही कांट डिविएट, द ड्राइवर कैन नॉट डिविएट। लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेटर को हम दें कि आप अपना रूट बनाइए, जो पैसेंजर चाहते हैं उसके हिसाब से रूट बनाइए, छोटा है, बड़ा है,
किस प्रकार से बनाना है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की बढ़िया बसें मिलेंगी तो मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं क्यों अपना व्हीकल लेके। ये तो पॉजिटिव इंटेंशन हुआ, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो आपकी तरफ से भी कहा जाता है, सरकार की तरफ से लगातार जब केंद्र सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, कहीं वो प्रोबेबिलिटी है कि कहीं तानाशाही ना हो जाए। नहीं, दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। हम जो हमारी बसें हैं हम तो उसको दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपनी बसें नहीं हटा रहे हैं। पर जो लग्जरी बसेस आ रही हैं वो अपने हिसाब से हर चीज करेंगे, अगर वो आपके नियमों को वायलेट करते हैं तो फिर तब आप किस तरह से action लेंगे? वी विल पेनलाइज देम। वो सारी पावर्स हमारे पास है। देखिए, इसको आप प्राइवेटाइजेशन के रूप में नहीं देख सकते। ओला उबर है, प्राइवेट है, लेकिन लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। आपको याद हो पहले हमारी काली पीली टैक्सी सिर्फ हुआ करती थी, उसके बाद फिर कुछ और टैक्सीज, DL1RT जो स्कीम है, रेडियो टैक्सी वाली स्कीम आई। तो दिस इज ऑल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर वी हैव ओनली क्रिएटेड अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क हमने क्रिएट किया है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर बसें चलाना चाहता है प्रीमियम वाली कैटेगरी में, तो आज के दिन वो ही हैज़ टू रजिस्टर विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ही विल डिसाइड हिज ओन फेयर। अपना फेयर वो खुद डिसाइड करेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ कंडीशन एक है कि DTC का जो पीक फेयर है उससे नीचे नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा, सो दैट देयर इज नो कंपटीशन, सो देयर इज नो सेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। DTC की जो फेयर है और DTC की बसों से वो कम्पीट नहीं करेगा। सो वन कंडीशन। सेकेंड, रूट अपने वो खुद बनाएगा, उस पर हमने अपना कंट्रोल नहीं रखा है। अनटिल अनलेस ट्रैफिक पुलिस जो है वो ये कहेगा कि भाई ये यहाँ ऑलरेडी कंजेशन है, यहाँ और बसें जो हैं चलेंगी, या जब बस स्टॉप होती है, रोकती है, पैसेंजर चढ़ता है उतरता है, सो इट माइट लीड टू मोर कंजेशन। ओनली इन दैट केस उसको हो सकता है रूट थोड़ा सा डिवाइड करना पड़े। सो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं कि फेयर क्या होगा और रूट क्या होगा, ये दोनों की लिबर्टी हमने दे दी है। वी हैव क्रिएटेड अ लीगल फ्रेमवर्क। CCTV होंगे, GPS होंगे, पैनिक बटन होंगे, एयर कंडीशन होगी। 3 साल से ज़्यादा पुरानी बस नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक होगा तो उस पर कोई फ़ी नहीं है। अगेन वी आर प्रोमोटिंग एंड एनकरेजिंग पीपल टू स्विच टू E-mobility. I think by next 1 year, 1 साल के बाद ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही, इलेक्ट्रिक बस ही इसमें आ सकती है। सो वी हैव गिवन फुल फ्रीडम, वी हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क। पूरे देश में पहली बार किसी सरकार ने ये इस तरह का फ्रेमवर्क और फ्रीडम दिया है ताकि लोगों को, देखिए हर एक व्यक्ति चाहता है अगर आप बाहर जाएं, सो यू सी वेरी वेल टू डू पीपल ट्रैवलिंग इन मेट्रोज एंड दे आर ट्रैवलिंग इन बसेस। पर हमारे यहाँ अभी भी धारणा थोड़ी सी दूसरी है कि बस में आप चल रहे हैं तो मतलब आपके पास इकोनॉमिकली आप वीक है, वन इज़ वीक है, सेकंड आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो वाला चीज़ हमें मेंटालिटी और वो शिफ्ट जब तक नहीं होगा तब तक फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको स्ट्रेंथन करने का फ़ायदा नहीं है। इस टॉपिक पे मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये धरातल पर मतलब दिल्ली की सड़कों पर कब चलती हुई नजर आने वाली है ये बसेस, कब तक मतलब? सो एज पर द स्कीम विद इन 90 days द ऑपरेटर हैज़ टू ऑपरेशनलाइज द बसेस। मतलब कि 90 days में उसको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसको अपनी बसेस मिनिमम 25 बसेस उसको ऑपरेशन करनी है। एक सवाल मेरा और है सरचार्ज को लेके, वो जो एकदम से बढ़ जाता है, अब इंसान की मजबूरी होती है, उसे जाना तो होता ही है, लेकिन उसको लेकर भी क्या कुछ काम किया जा रहा है? दूसरा एक सवाल इसमें ये भी मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, मीटर से चलने को कोई राज़ी नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, सर्च प्राइसिंग का हमने नोइंगली अभी हमने उसको सिर्फ अभी वी हैव केप्ट क्वाइट। लेकिन आई रिमेंबर 2-3 years बैक वी हैड रिसीव्ड कंप्लेंट्स एंड हमने एक्शन लिया था और हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप
सर्च प्राइसिंग नहीं करेंगे इस प्रकार से जो कि पिंच करे। थोड़ा बहुत सर्च प्राइसिंग होता है तो जो पैसेंजर है, कस्टमर है, ही डजंट माइंड, ही इज़ गेटिंग ए फैसिलिटी। लेकिन अगर बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट जाता है देन इट पिंचेस। सो वी हैव केप्ट क्वाइट एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा और ऑल द एग्रीगेटर्स दे विल बी ऑन अ प्लेटफॉर्म, हमें अगर कंप्लेंट्स मिलती हैं और हमें लगता है कि ये अनरीजनेबल तरीके से जो कंपनीज ये ऑपरेट करें, देन वी विल टेक एक्शन। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे Thank साथ you. बातचीत करने के लिए। नमस्कार।